Hello friends, you are most welcome in Remedy Physics class and I am A.K. Roy. Today we will discuss about the electric charge for class 12. Okay. आज हम लोग प्रीवियस क्लास में टॉपिक नंबर 11 तक हम लोग स्टडी कर चुके थे, जिसमें आपको कूलम्स लॉ वगैरह हो चुका था। उसके बाद फिर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आपको 100% समझ में आ चुका होगा, और किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बोला था कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था उससे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग और क्या बोलते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और हम लोग बोलते थे रिलेटिव परमेएबिलिटी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चंस आपका है, राइट करेंगे। टू चार्ज स्फीयर, two charge spheres are separated at डिस्टेंस को आप डी से भी इंडिकेट कर सकते हैं और आर से भी इंडिकेट करता है, तो हम लोग यहाँ पे डी मान लेते हैं। Two charge spheres are separated at distance d, and the force exerted between them इज एफ। ठीक है, दो चार्ज स्फीयर है और दोनों हमारा कहाँ, वैक्यूम में है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया, मीडियम नहीं दिया हुआ, तो आपको कंसीडर करना है कि हमारा किस में, वैक्यूम में। कंसीडर किस में करना आपको, ये हमारा वैक्यूम में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, वैक्यूम में दिया हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ दैम इज एफ है। ठीक है, एट डिस्टेंस डी एंड द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम इज एफ है। ठीक है, और इसमें अगर आप मेंशन करना चाहते हैं इन वैक्यूम लिख देते हैं, वैक्यूम डाल ही देते हैं। ठीक है, they are emerged in liquid dielectric constant 2। ठीक है, then find the force between them if all conditions are same। ठीक है, मैं आपको एक बार और क्वेश्चंस पढ़ दे रहा हूँ अच्छा से और समझा भी दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा, टू चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस डी।
ठीक है, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम इज एफ इन वैक्यूम। और मीडियम किस में है, जहाँ पे फोर्स हमारा कितना, दोनों के बीच में जो हमारा चार्ज है उसके बीच में हमारा फोर्स कितना, एफ है, ठीक है। और ये वैक्यूम में हमारा क्या रखा हुआ, दे आर इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है, दे आर इमर्स्ड इन लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, देन फाइंड द फोर्स बिटवीन देम इफ ऑल कंडीशन आर सेम। इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक क्वेश्चंस बताया था, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ एक सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ और ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको नीट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए जाते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले या कूलम्ब्स फोर्स इतना हमारा लग रहा था जब चार्ज हमारा किस में रखा हुआ था, वैक्यूम में रखा हुआ था। लेकिन उसी कंडीशन का मतलब ये कि जैसे इसके बारे में मैंने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल्स हमारा यहाँ पे Q1 और Q2 हमारा रखा हुआ, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे, तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमारा d, ठीक है। और इसके बीच में, और ये किस में, वैक्यूम में या फिर एयर में। जिस समय ये एयर में था तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। अब इसी को हमने क्या किया है कि इमर्ज कर दिया सेम कंडीशन पे। सेम कंडीशन का आने का मतलब ये कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा चेंज नहीं करना चाहिए। दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं करना चाहिए, चार्ज पार्टिकल्स का वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए। तो इन सारे टर्म एंड कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेम कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। बस सिर्फ हमारा वहाँ पे क्या चेंज होगा, तो मीडियम हमारा चेंज हो जाएगा। पहले हमारा वैक्यूम में या एयर में था, अब ये किस में आ चुका, वाटर में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो फिर वाटर के लिए हम मान लेते हैं कि एफ है, मीडियम के लिए इस कंडीशन में फोर्स क्या होगा, ठीक है। जबकि इसको हमने किस में इमर्ज कर दिया, Q1 डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, Q2 चार्ज है हमारा, ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना d डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हमने इसको क्या किया, वाटर में इमर्ज कर दिया, वाटर में हमने इसको डुबो दिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इस कंडीशन में, हाँ, चार्ज का यहाँ पे मीडियम का यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, तो आपको 2 दिया हुआ क्वेश्चन में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन लिक्विड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, ठीक है, दिया हुआ। तो इसमें Fm का वैल्यू कितना होगा, मीडियम हमारा फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था। वैसे बेसिकली मैंने आपको 2 फार्मूला प्रीवियस क्लास में राइट किया था, ठीक है। एक फार्मूला हमारा था एप्सिलॉन r बराबर, ठीक है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते थे रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते थे, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे। रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग क्या बोलते थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे। और इसी को मैंने कहा था कि अगर मैं इसे फोर्स के फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या रिलेटिव परमिटिविटी को अगर मैं फोर्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो इस कंडीशन में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे के का जो वैल्यू होगा ये हमारा F0/Fm होगा। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आपको उल्टा यूज करना। उल्टा का मतलब ये कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी इस केस में हमारा क्या होगा, एयर का नीचे होगा। लेकिन जब फोर्स के फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, F0/Fm। F0 हमारा क्या, फोर्स इन एयर, ठीक है, और Fm क्या हमारा, मीडियम। तो यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको सिंपली। तो K इक्वल आपका कितना हो गया, फॉर्मूला यहाँ पे है हमारा। तो इसको हम लोग F, चूँकि F0 के जगह कितना होगा, F अपॉन कितना होगा, Fm। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, Fm। तो Fm के लिए हम लोग लिख सकते हैं F अपॉन कितना होगा, K। और K का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 2 आपको दिया हुआ। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ, तो यहाँ से हम Fm इक्वल हम लोग लिख सकते हैं F अपॉन K का वैल्यू कितना, 2, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं मीडियम में, वाटर में जब मैं उस चार्ज पार्टिकल्स को अगर मैं रखता हूँ तो वहाँ पे पहले के कंपेरिजन में फोर्स हमारा 2 टाइम्स क्या हो चुका होगा, डिक्रीज कर चुका होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक पूरा का पूरा आपको समझ में आ चुका होगा, आप इसे राइट कर लेंगे। राइट कर चुके हैं। अब 11 टॉपिक तक हमारा कंप्लीट था। अब हम लोग टॉपिक जो कंप्लीट करेंगे वो टॉपिक नंबर हमारा होगा 12, ठीक है। तो 12 नंबर का आप टॉपिक लिखेंगे। 12 नंबर का हमारा टॉपिक है, राइट करेंगे। टॉपिक नंबर आपका 12 होगा, ठीक है। कूलम्स लॉ in the form of position vector। ठीक है, इसको हम लोग और डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। डिफरेंट तरीके से इसको और लिख सकते हैं, जैसे कि इस टॉपिक को लिखने का और भी तरीका है हमारा। इस हेडिंग और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन टू चार्ज पार्टिकल आर केप्ट इन अ प्लेस देन फाइंड देयर फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, वो काफ़ी लंबा हो जाता। तो हमने पोजीशन कूलम्स, चूँकि हर एक जगह जो हम लोग स्टडी करते हैं फोर्स के बारे में, तो सारा जगह हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है या फिर कूलम्स फोर्स ही कहलाता है, चाहे वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हो, वेक्टर के फॉर्म में हो या फिर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। एवरीवेयर हर एक जगह हमारा क्या होगा, कूलम्स फोर्स को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म में लिखा, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें पहले मैं आपको इसके कुछ टर्म्स समझा देता हूँ। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है? पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि हम किसी पॉइंट को, जैसे कि मैं ये दो चार्ज पार्टिकल्स को मैं यहाँ, सपोज दैट ये 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इस चार्ज पार्टिकल्स का अगर मैं पूछूं कि पोजीशन क्या है, तो पोजीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एक रिफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, एक फ्रेम लेना पड़ेगा। ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट में, जिसको कि हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि इसका पोजीशन किस पॉइंट से मैं कंसीडर करूं। ठीक है, तो इसलिए तो जब भी इस तरह का अगर हमारा कोई जो चार्ज पार्टिकल्स है या इससे ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स है, उसका पोजीशन आपसे पूछा जा रहा, तो इसका मतलब है कि हम उसे क्या करेंगे, उसके लिए मैं एक रेफरेंस पॉइंट लूँगा, ऑरिजिन होगा, जहाँ से कि मैं पार्टिकुलर उसका क्या डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकता हूँ। उसके बाद फिर उसका मैं पोजीशन बता सकता हूँ कि एक्स से इसका पोजीशन ये है, वाई एक्सिस से इसका पोजीशन ये है और जेड एक्सिस से इसका पोजीशन ये है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से या चार्ज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बीच में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज पार्टिकल्स का, उसको अगर फाइंड आउट करते हैं, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको राइट करते हैं, फिर पूरा आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम एक बनाएंगे। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में मैंने क्या किया, 2 चार्ज पार्टिकल्स को रखा। एक चार्ज पार्टिकल्स हमारा यहाँ है और एक चार्ज पार्टिकल्स मेरा यहाँ। इसको मैंने नाम दिया Q1, इसको हम लोग नाम दिए Q2। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल्स का अगर हमें पोजीशन लिखना, तो पोजीशन हमारा क्या होगा, ओरिजिन से होगा। तो ओरिजिन से इसका पोजीशन हमने लिखा कितना, R1। ठीक है, और सेकेंड केस में इसका Q2 से पोजीशन, Q2 चार्ज का पोजीशन ओरिजिन से कितना हमारा, R2 से, R2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का पोजीशन कितना है, तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर में हम लोग पढ़े होंगे, 11th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है,
ये 12 क्लास में हम लोग चार्ज पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा 12 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग जब 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है, वेक्टर पढ़ना पड़ता है। तो वेक्टर में एक होता है हमारा ऐड करने का एक रूल होता है, जिसमें एक ट्रायंगल मेथड भी होता है। तो ये अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहेंगे, रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं कि Q1 और Q2, तो सबसे पहली बात तो Q1 का पोजीशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे A है और Q2 का पोजीशन यहाँ पे B है, ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट R1 और R2। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू वेक्टर हम कंसीडर करेंगे। इस तरह से हमारा वेक्टर है, फिर यहाँ से एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया इस डायरेक्शन में। तो जो अपोजिट वाला ये वेक्टर है ये हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो वहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके इधर इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स क्या लगेगा, F12 लगेगा, और इस डायरेक्शन में Q2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा कितना लगेगा, 21 लगेगा। ये लिखने का मैं आपको तरीका मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से राइट करना है। अब ये जो हमने ड्रॉ किया इसी को हमें क्या करना है, लैंग्वेज में राइट करना है। तो राइट करेंगे, कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at position A and B रेस्पेक्टिवली। Q1 चार्ज का पोजीशन A है और Q2 चार्ज का पोजीशन क्या है, इस प्लेन में B, ठीक है। एंड द डिस्प्लेसमेंट of these charges are R1 and R2 respectively, ठीक है। R1 और R2 इसके क्या हो गया, ये ए का पोजीशन यहाँ से कितना हो गया R1 और इसका कितना हो गया R2, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ऑरिजिन से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, A1, इसका कितना R2 है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम फिगर, जो फिगर आपने बनाया है, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से OA, तो OA इक्वल कितना हो गया आपका, OA इक्वल हो गया आपको R1, OB इक्वल कितना हो जाएगा R2, ठीक है। एंड पहले आप यहाँ तक राइट करेंगे, राइट कीजिए यहाँ तक, राइट करने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद अगर लिखेंगे तो यहाँ से मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कंटिन्यू वेक्टर जो होता है हमारा, या साइड बोल सकते हो, हमारा ऐड होता है, और अपोजिट वाला जो होगा हमारा वो रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग
ओ बी प्लस ए बी इक्वल, ये दोनों हमारा कंटिन्यू है तो ये हमारा क्या होगा, ऐड होगा, ये अपोजिट वाला है इसलिए क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट के फॉर्म में हमारा ये क्या होगा, सॉरी ये हमारा ओ ए होगा, ओ ए इक्वल ओ बी। लेकिन आपको जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो, चूंकि हम लोग कूलम्स लॉ में जब भी पढ़ते हैं तो दो चार्ज के बीच का हम लोग क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ए बी। तो ए बी आप निकालेंगे, तो ए बी के लिए हम लोग लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। अब यहाँ से अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल ओ बी का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या है, R1, ठीक है। ओ बी का वैल्यू हमारा क्या है, सॉरी ओ बी का वैल्यू हमारा R2, ठीक है। और ओ ए का वैल्यू हमारा कितना, R1 है। बात समझ में आ गई। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में और लिखेंगे तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, R12 बराबर R2 माइनस R1। ये मैंने आपको समझा दिया था, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग अगर 1 2 लिखते हैं तो घटाएंगे तो कितना होगा, 2 माइनस 1 होगा, ठीक है। इसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ तक आप राइट कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग, अब इस डायग्राम का कोई काम नहीं है, डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। राइट करें। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, नाउ according to Coulomb's law, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको, कूलम्स लॉ हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या पढ़ चुके हैं कि जैसे यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो ये इसको आप लिखने के लिए जान रहे हैं। पहले किसको लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो पहले इसमें मैंने आपको बताया था जिस पे पहले फोर्स लगेगा उसको लिखेंगे और जिसके कारण लगेगा उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, किस पे लग रहा है, Q2 पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पहले लिखेंगे, और किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं Q1/Q2/R², ठीक है। तो यहाँ R² के जगह मैंने आपको पहले बोला था कि R² के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ये 2 1 है तो यहाँ कितना होगा, वो R12 और ये कितना होगा, R12 का यूनिट वेक्टर। फिर इसके बाद इसको हम और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो F21 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाय। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में हमारा क्या हो जाएगा, R, ये 1 2 है तो 1 2 के जगह हमारा ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस R1, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मोड लगाएं और स्क्वायर होगा। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है, बाय R2 माइनस R1, क्योंकि यूनिट वेक्टर से इसको क्या किए, सिंपल फॉर्मेट में चेंज कर दिए। अब ये सेम चीज़ है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। इसको आप यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1, मॉड लगाएं क्योंकि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में Q
और फिर यहाँ पे कितना होगा, सिंपल फॉर्म है R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके फॉर्म में, कूलम्स फोर्स, या फिर बोल सकते हैं दो चार्ज, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, क्या बोल सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, जब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में मुझे अगर फोर्स निकालने का रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। सिमिलरली ये 2-1 के लिए निकाले हम लोग, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। फिर इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 निकाल सकते हैं। इसको राइट कर चुके हैं। राइट कर चुके हैं। अब इसको देखेंगे तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिमिलरली F12 आप समझ रहे हैं किसके कारण, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो F12 की अगर बात करेंगे तो इसी तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 तो रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा बोला जाए, फिर से घटाएंगे तो घटाओ का फॉर्म यही होगा R1 माइनस R2 Q, और ये फिर कितना हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा किसके, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। राइट करें। इसके बाद हम लोग का ये 12 नंबर टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट टॉपिक है आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड। एट अ ग्लांस हम लोग समझेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जैसे ये दो चार्ज पार्टिकल्स हमारा यहाँ रखा हुआ, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल्स ये इस तरह से रखा हुआ है एयर में, तीसरा चार्ज पार्टिकल्स हमारा यहाँ है। तो अब क्या होगा कि एक सिस्टम में हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो इस, और आपको पता है कि जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इस चार्ज पार्टिकल्स पे अगर मैं कह सकता हूँ कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल्स के कारण भी इस चार्ज पे, मान लेते हैं ये Q1 ये Q2 है ये Q3 है, तो Q3 पे Q1 के कारण भी फोर्स लगेगा और Q2 के कारण भी फोर्स लगेगा। मतलब इस सराउंडिंग में या फिर उस सिस्टम में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे सभी के कारण इस चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। तो जब एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो और पार्टिकुलर चार्ज या किसी एक चार्ज पे अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं कि रिमेनिंग अदर चार्जेज के कारण कितना फोर्स हमारा एग्जर्ट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पोजीशन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपल भाषा में हम लोग अगर समझते हैं, अगर हॉलिस्टिक मेथड से समझना चाहते हैं तो आप सीधा समझ सकते हैं कि जैसे भीड़ का मार आप देखे होंगे कि भीड़ में एक आदमी को अगर कोई आदमी एक आदमी मारा और उसके बाद वहाँ जितने भी प्रेजेंट पर्सन है सभी उसको क्या करते हैं, हर एक तरफ से घूसा लात देना शुरू कर देते हैं। तो एक पार्टिकुलर पर्सन पे पूरा का पूरा ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सन था, सभी उस पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो ये एग्जाम्पल हमारा किसका हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हो गया, ठीक है। तो इसमें समझना काफ़ी आसान था, ठीक है। अब हम लोग इसको राइट करते हैं, लिखेंगे। ये 13 नंबर टॉपिक होगा हमारा द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है।
लिखेंगे व्हेन, या फिर लिखेंगे व्हेन number of when we consider a number of when a number of charge particle, when a number of charge number of charge particle present and then a force on a charge particle then a force on a charge particle due to when a number of charge particle present, ठीक है, then a force on a charge particle due to remaining other charge particle is equal to the vector sum of given charges, ठीक है। when a number of charge particle present in a system लिख सकते हैं, ठीक है, then a force on a charge particle due to remaining other charges particle is equal to the vector sum of given charges, ठीक है। अब ये बात समझ में आ चुका होगा कि एक बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसमें पार्टिकुलर अगर एक चार्ज पे अदर रिमेनिंग चार्ज पार्टिकल्स के कारण जितना फोर्स हमारा क्रिएट करेगा, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। इसका मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, जैसे कि ये x है, ये y है, ये z है। यहाँ Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q3 है और ये Qn है। इस तरह से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स। सबका पोजीशन अलग अलग होगा। ये R1 होगा ओरिजिन से, ये R3 होगा और ये Rn होगा, ये R2 होगा, ठीक है। तो अगर मैं सपोज दैट अगर RQ3 पे मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये फोर्स हमारा रिमेनिंग Q1 के कारण भी क्रिएट होगा, Q2 के कारण भी होगा, Q4 के कारण भी होगा। सभी रिमेनिंग जो भी चार्ज Q3 के अलावा जो भी चार्ज पार्टिकल्स होगा सभी पे फोर्स क्रिएट करेगा। तो टोटल फोर्स ऑन Q3 जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम इस Q3 पे जो निकालने का फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग निकालेंगे जिस प्रोसेस से, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।